हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्काई टीचिंग एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध को। पिछली वीडियोस में हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को अच्छे से समझा, उसके कारणों को समझा और उसके परिणाम जो निकले उनको भी जाना। उसके बाद द्वितीय युद्ध को समझा। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध का क्या कारण था जानेंगे, क्या परिणाम रहे, इन सबको समझेंगे और कौन सी संधि हुई। तो बात करते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। तो इसका कारण जो है भारत में ना होकर यूरोप में होता है। यूरोप में अपनी कुछ जगहों को लेकर यूरोप के दो राष्ट्र ऑस्ट्रिया और प्रसा आपस में भिड़ जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध प्रारंभ होता है 1756 में और ये 1763 तक चलता है। इस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप का ये सप्तवर्षीय युद्ध वहां प्रारंभ होता है और फ्रांस ऑस्ट्रिया के पक्ष में आता है और प्रसा के पक्ष में ब्रिटेन उतरता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन वहां सप्तवर्षीय युद्ध के कारण आमने सामने आ जाते हैं। इधर भारत में अंग्रेजों की स्थिति तब तक काफी अच्छी हो जाती है। 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है जिससे बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव काफी बढ़ जाता है और इनको बहुत सारे संसाधन और कुछ गांव जागीरें प्राप्त होती हैं। तो 1757 में ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इससे अंग्रेज काफी सशक्त भारत में हो चुके थे। और इधर फ्रांस जो है एक गवर्नर की नियुक्ति करता है, कहता है कि आप भारत जाइए और भारत में फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजी कंपनी से लड़ाई करना शुरू कर देती है। जो यहाँ फ्रांस से भेजा जाता है गवर्नर, उसका नाम रहता है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली को इसी उद्देश्य से भेजा जाता है कि जाइए आप ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को भारत में खत्म करिए। तो काउंट डी लाली को जब ये भारत आता है, ये 1758 में भारत पहुंचता है और आते ही हमला कर देता है अंग्रेजों के एक दुर्ग पर, एक कोर्ट पर, जिसका नाम है सेंट फोर्ट डेविड। एक अंग्रेजों का एक दुर्ग रहता है सेंट फोर्ट डेविड, ये मद्रास में ही है। सेंट फोर्ट डेविड पर आते ही ये हमला बोल देता है, अंग्रेजों की कोई तैयारी नहीं होती है और सेंट फोर्ट डेविड को ये जीत भी लेता है 1758 में। तो इस प्रकार काउंट डी लाली को आते ही एक सफलता मिल जाती है। ये बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, इसको बस जल्दी रहती है कि बस कैसे भी अंग्रेजों को फटाफट नेस्तनाबूद कर दिया जाए और ये तुरंत बाद मद्रास पर हमला करता है। तब तक अंग्रेज भी तैयार हो जाते हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास काफी शक्तियां थी, भारत में काफी संसाधन थे। तो अंग्रेजी सेना आयरकूट के नेतृत्व में आती है और मद्रास के इसके हमले को असफल कर देती है। मद्रास के इसके आक्रमण को असफल कर दिया जाता है। काउंट डी लाली जो है यहाँ पर असफलता इसके हाथ लगती है। इसके तुरंत बाद ये फिर एक हमला करता है और उस अटैक को ये करता है तंजौर में ये हमला करता है और यहाँ भी ये असफल रहता है। आयरकूट की सेना इसके सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से काउंट डी लाली आते ही सेंट फोर्ट डेविड को जीतता है, फिर मद्रास में हमला करता है, उसके बाद तंजौर में भी हमला करता है। लेकिन मद्रास और तंजौर में से सफलता नहीं मिलती है। आयरकूट की सेना इसे मद्रास और तंजौर में हरा देती है। होता है कुछ यूं है। फिर इसके बाद अंग्रेजों की तैयारी होती है कि अब इससे निपटा जाए। तो वो पांडिचेरी और मद्रास के बीच एक जगह पड़ती है। पांडिचेरी जो मुख्यालय था फ्रांसीसियों का और मद्रास अंग्रेजों का, इसके बीच एक जगह रहती है बांडीवास। इस वांडीवास नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, इसे बांडीवास का युद्ध कहते हैं। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना होती है आयरकूट के हाथों में। आयरकूट इसका सेनापति होता है, इधर काउंट डी लाली होता है। तो काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली सेना को 1760 में ये युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पर आयरकूट की सेना बुरी तरह से परास्त करती है, यानी अंग्रेजी सेना की जीत होती है बांडीवास के युद्ध में। जब बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, तो जीतना ही था, उनके पास काफी शक्तियां और काफी संसाधन थे। तो बांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को बुरी तरह से परास्त करता है आयरकूट, यानी कि अंग्रेज बुरी तरह से फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज अपने सेंट फोर्ट डेविड को भी आज़ाद करा लेते हैं और सेंट फोर्ट डेविड को आज़ाद कराने के बाद
वो हमला कर देते हैं पांडिचेरी पर। अब इस तरह से काउंट डी लाली को पांडिचेरी में भी हरा दिया जाता है और मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से भी बाहर कर दिया और पांडिचेरी पर वो 1761 में कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज क्या करते हैं, इनके समस्त स्थान जितने भी यहाँ थे, जिंजी था, माहे था और कराईकल था, सभी जगहों पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। कराईकल, पांडिचेरी, माहे, जिंजी, सब जगहों पर जो भी फ्रांसीसियों की जगह रहती है उन पे अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं धीरे धीरे। और यहाँ ये क्रम चल रहा होता है लड़ाई का। उधर ये आस्ट्रिया और प्रसा का संघर्ष समाप्त होता है पेरिस की संधि से। 1763 में एक संधि हो जाती है, इसको हम पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। जब पेरिस की संधि से यह सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तो यहाँ का संघर्ष भी, भारत में जो ये संघर्ष चल रहा था, ये भी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ क्या किसको मिलता है संधि से, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्रांसीसियों को सीधे तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप में करने के लिए मना कर दिया जाता है। अब फ्रांसीसी भारत में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते और जितनी भी जगहें इनकी हैं वो इनको वापस कर दी जाती हैं, सिवाय एक जगह को छोड़कर। बंगाल में जो चंद्रनगर की कोठी रहती है इनकी प्रसिद्ध, इस चंद्रनगर जगह को छोड़कर फ्रांसीसियों की बाकी तमाम जगहें माही, कराईकल और पांडिचेरी इनको वापस दे दी जाती हैं इस संधि के तहत। और इनसे एक वादा लिया जाता है कि अब ये भारत में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप में भाग नहीं लेंगे और केवल व्यापारी बनकर अपने पांडिचेरी, माहे और कराईकल में रहेंगे। इसके बाद फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से भारत में राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये केवल 1754 तक माही, कराईकल और पांडिचेरी में सिमटकर रह जाते हैं। 1954 में भारत के आज़ाद होने के बाद 1954 में इन तीनों को भारत से आज़ाद कराया गया। तब तक ये फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे, पांडिचेरी, कराईकल और माही। तो ये था कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसे आपने अच्छे से समझा। आशा करते हैं आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।